मानी जा रही है और खासकर इस लिहाज से क्योंकि अब की बार तो बीजेपी की सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई है। बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर दिखाई दे रही है और जब घटक दल साथ में होते हैं, घटक दलों के साथ पार्टी सरकार बनाई जाती है तो मजबूरियां भी कई होती हैं। और ऐसे में किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त बीजेपी के सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर जेडीयू और टीडीपी की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की, तो किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी पर दबाव बहुत होगा। आज ये निश्चित तौर पर ये अब की बार जो है वो बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार जो है वो बन रही है। और इसको हम इससे भी समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर आए थे उस वक्त उन्होंने बीजेपी से ज्यादा एनडीए के शब्द एनडीए को जो है वो बार बार दोहराया था। एक और बड़ी बात हमें यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैराथन बैठक जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। राजनाथ सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले थे। इसके अलावा मनसुख मांडविया यहाँ मौजूद है, तरुण चुग यहाँ मौजूद है, विनोद तावड़े यहाँ मौजूद है, प्रहलाद जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर सरकार के स्वरूप को लेकर के यहाँ पर जो चर्चा है वो हो रही है। हालांकि जो अंतिम मोहर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जब बैठक होगी वहां पर अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन अभी जो है वो सहयोगियों को टटोला जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि आखिरकार सहयोगी पार्टियां जो है उन्हें क्या ऑफर किया जा सकता है। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं जैस्मिन, उसके अनुसार जो सीसीएस से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो और विदेश मंत्रालय हैं, सीसीएस से जुड़े मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगा और लोकसभा स्पीकर का पोस्ट जो है वो भी बीजेपी अपने पास रखेगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जीएमसी बालयोगी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, उसी तर्ज पर टीडीपी जो है वो चाहती है कि उनको जो है वो मंत्रियों के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी पोस्ट जो है वो दे दिया जाए। लेकिन बीजेपी, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। और बीजेपी इतना हो सकता है कि जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो दे सकते हैं। इसी तर्ज पर हमने देखा है कि राज्यसभा में भी चेयरमैन जो है वो उपराष्ट्रपति में होते हैं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट जो है वो जेडीयू को बीजेपी ने दिया है। तो सहयोगी दल को बीजेपी जो है वो लोकसभा में जो है वो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रालयों को लेकर के चर्चा तो हो ही रही है जैस्मिन, लेकिन इस बात को लेकर के भी चर्चा यहां पर हो रही है, चाहे खासतौर पर अगर हम टीडीपी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, दोनों ही राज्यों को, आंध्र प्रदेश और बिहार, दोनों ही राज्यों को किस तरह का आर्थिक पैकेज जो है वो दिया जाता है, इसको लेकर के भी यहां पर चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से आर्थिक पैकेज जो है वो ऑफर किए जाएंगे। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के संदर्भ में आर्थिक पैकेज जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2025 में ही जो है और बिहार का विनीत आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही ओर से, दोनों ही राज्यों से इस बात की मांग उठ रही है कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को भी और आंध्र प्रदेश को भी। और ऐसे में क्या ये प्रायोरिटी नीतीश कुमार की पहली प्रायोरिटी रहेगी या फिर अलग मुद्दे ऐसे रहेंगे जो कि उनकी पहली प्रायोरिटी पर रहेगा? कोई जानकारी है क्या इस बारे में? जी अंकिता, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, तो इसको लेकर के पहले भी मांग उठती रही। और 2018 में जो है वो अंकिता टीडीपी जो है इसी कारण छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मांग रही थी। लेकिन विशेष राज्य के दर्जा अंकिता जो है वो बीजेपी नहीं दे सकती, केंद्र सरकार नहीं दे सकती। लेकिन जो स्पेशल जो पैकेज है, अब विशेष आर्थिक पैकेज है, वो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश और बिहार को मिल सकता है, बीजेपी उसे दे सकती है। हमें 2015 का भी चुनाव याद करना चाहिए, जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। उस वक्त उन्होंने विधानसभा के चुनाव में ऑफर किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक आर्थिक पैकेज जो है वो दिया जाएगा, जिससे बिहार का विकास जो है वो किया जाए। तो अंकिता, यहां पर भी इस तरह की प्रयास जो है या फिर हम कह सकते हैं कवायद जो है वो की जाएगी, बीजेपी की ओर से भी ऑफर किया जाएगा और जेडीयू की ओर से बीजेपी की राहें बहुत आसान नहीं रहने वाली हैं। घटक दल भले ही साथ खड़े दिखाई दे रहे हो, खासकर अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने कह तो दिया कि मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं वो तो चंद्रबाबू नायडू ने ही मांग लिए हैं। जी निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने जो है अंकिता महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सीसीएस से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, चाहे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रक्षा हो, विदेश हो, वित्त हो और विदेश हो, वित्त हो, रक्षा हो और गृह मंत्रालय जो है
वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा कोई भी मंत्रालय देने में बीजेपी को या प्रधानमंत्री को खासा दिक्कत जो है वो नहीं आना चाहिए। इसके है अगर हम बात करें रेल मंत्रालय की बात करें, हालांकि काफी रेल मंत्रालय जो है वो काफी बड़ा मंत्रालय है, पहले इसका अपना एक बजट भी हुआ करता था, इस पर भी काफी नजर जो है लोगों की रहती थी। बिहार के अंदाज पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो रेल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या जिस तरह से निवेश जो है रेल मंत्रालय में किया जा रहा है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो रेल मंत्रालय में हो रही है, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के विभाग को जो है वो अपने सहयोगी पार्टी को दे सकते हैं? ये एक देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी विनीत कि चैलेंज बीजेपी के सामने न सिर्फ इन घटक दलों को मैनेज करने का है, बल्कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, बीजेपी के जो तमाम नेता है, उनमें किसी तरह की बगावत ना हो या उनको खुश करके रखा जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज हो रहा है। और ये खासकर तब से सवाल उठने लगे हैं जब राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी संघ प्रमुख से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इनकी भूमिका में परिवर्तन देखा जा सकता है। अगर हम बात करें, अगर हम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तो उनके पास खुद से पहले से ही बड़ा मंत्रालय है यूपी। अगर हम मोदी भवन की बात करें तो वहां पर उनके पास गृह मंत्रालय था, सीसीएस से जुड़ा हुआ मंत्रालय था। इसके साथ ही साथ अगर हम मोदी 2 की बात करें तो तब भी उनके पास एक बड़ा मंत्रालय था, रक्षा मंत्रालय था, जिस पर सरकार का खासा ध्यान जो है वो किया जा रहा है। एक और जहां पर विदेशी रक्षा समझौते किए जा रहे हैं, वहीं पर साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय में जिस तरह से हम देखिए आर्म्स को लेकर के जो है स्वदेशी को लेकर के जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनाथ सिंह के पास अगर हम बात करें तो ऐसे में राजनाथ सिंह के पास पहले से ही खासा जो दबदबा वाला मंत्रालय हम कह सकते हैं वो है। नितिन गडकरी की भी अपनी पसंद रही है, वो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए या रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए मंत्रालय जो है वो उनके पास है, उसको लेकर के उन्होंने काफी काम किया है। तो उन दोनों के पास जो है वो मंत्रालय अपने मंत्रालय हैं, काफी बड़े मंत्रालय हैं, दबदबा वाले मंत्रालय हैं। तो ऐसे में उनकी ओर से कोई विरोध की बात हो, ऐसी संभावना जो है वो काफी कम में है। लेकिन मैं अन्य भी हम बात कर सकते हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कई जो कल एनडीए की बैठक होगी, वहां पर कई सीएम जो एनडीए शासित सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें भी बुलाया जाएगा। आज भी कई राज्यों के सीएम जो है वो पहुंच गए हैं और कई राज्यों के सीएम जो है आज शाम तक पहुंचेंगे या फिर कल सुबह पहुंचेंगे। तो उनसे भी कहीं ना कहीं फीडबैक ली जाएगी कि आखिरकार जो जीत करके सांसद आए हैं उनमें से किसको जो है वो मंत्री पद जो है वो बीजेपी के जो सांसद जीते हैं उनमें से किसको मंत्री पद दिया जाए, कहीं ना कहीं फीडबैक जो है वो उनसे भी लिया जाएगा। खासा मुश्किल जो है वो बीजेपी के जो सांसद है वो उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बड़ी चुनौती जितने एनडीए घटक दलों के नेताओं को संतुष्ट करना बड़ा चैलेंज होगा। विनीत सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए अब की बार होने वाला है, क्योंकि अब से पहले मेजॉरिटी में थे, जो चाहा वो किया, जिसको जो मंत्रालय देना था वो दिया गया। लेकिन अब बात अलग है, अब तस्वीर बदली नजर आ रही है। लेकिन क्या शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तारीख है उसमें कोई क्लैरिटी दिखाई दे रही है विनीत, और मेहमान कौन कौन शामिल होने वाले हैं? जी निश्चित तौर पर अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो 9 तारीख को माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण में जो है वो हो जाएगा। अगर मेहमान की बात करें तो यहाँ पर जो पूरे देश के जो बड़े डिग्निटरीज हैं वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों के भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रण जो है वो औपचारिक तौर पर आमंत्रण दिया जाएगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा, राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम होगा और इसको लेकर के तैयारी भी जो है वो राष्ट्रपति भवन में लगातार जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है आज बड़ी बैठक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है। इसके साथ ही साथ जो है कल एक बड़ी बैठक होगी, एनडीए के नए जीते हुए सांसदों की एक बड़ी बैठक होगी। संसद के जो सेंट्रल हॉल है उसमें यह बैठक होगी, जिसमें तमाम एनडीए के जो नए सांसद हैं, जीत करके आए हुए सांसद हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो मुहर लगाई जाएगी। हालांकि ये औपचारिकता ही मात्र है और उसके बाद सरकार बनाने का जो माना जा रहा है कि दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 9 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन ये माना यह जा रहा है कि 9 तारीख को रविवार के दिन जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। जी विनीत, बार्गेनिंग का प्रोसेस भी जो होगा वो इस वक्त चल रहा होगा। ऐसे में अगर आपके पास जानकारी है
तो ये बताइए कि जेडीएस की बात करें, टीडीपी की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें, चिराग पासवान भी इस वक्त डिमांडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। क्या कोई जानकारी है कि कितने मंत्रालयों की मांग इन अलग अलग पार्टियों द्वारा की जा रही है? जी, अगर हम बात करें जेडीएस की बात करें तो उनके 2 सांसद जो हैं वो जीत करके आए हैं, लेकिन उन्होंने 2 कैबिनेट बर्थ जो है वो मांग लिया है। डिमांड्स जो है वो अपने अपने हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो एक मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जेडीयू की बात करें तो माना जा रहा है कि 3 जो विभाग हैं वो उन्हें दिए जा सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट बर्थ जो है वो कितना दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एमओएस का जो मंत्रालय है वो कितना दिया जाता है, ये देखने वाली बात है। इसी तरह की स्थिति जो है कमोबेश जो स्थिति होगी वो टीडीपी की भी स्थिति होगी। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को एक कैबिनेट मंत्री मिलना जो है वो लगभग तय है। इसके साथ ही साथ अगर हम अपना दल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल जो है पहले भी केंद्रीय मंत्री में रही हैं, मोदी 1 में भी मंत्री रही है, मोदी 2 में भी मंत्री रही है, तो निश्चित तौर पर मोदी 3 में भी उनका मंत्री पद लगभग तय है और उन्हें जो है वो एमओएस पद की जो जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी जो हैं वो बिहार से आते हैं। हालांकि अपने पार्टी के एकमात्र जीते हुए सांसद है, हो सकता है उन्हें भी कोई जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। हालांकि उनके बेटे को जो है वो जो है बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या जीतन राम मांझी को भी जो है वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है। लेकिन मैं जो लगभग यह तय है कि अगर हम जेडीयू की बात करें तो 3 मंत्री जेडीयू के बन सकते हैं, जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट कितने होंगे, एमओएस कितने होंगे, कमोबेश स्थिति जो है, इंडिपेंडेंट कितने होंगे, राज्य प्रभार किनको दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं विनीत जिनका जवाब इस मीटिंग के बाद और आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाना है। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे, पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री नेपाल से आ रहे हैं और अमेरिका के एनएसए जैक सुल्लिवन आ रहे हैं और इस तरीके से तमाम नेता पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। इंडिया के स्टैंड को लेकर इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना क्या कहता है? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जिस बार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था उस वक्त जो अपने सारे पड़ोसी देश हैं उनको बुलाया था। इस बार सेकंड में भी कमोबेश यही स्थिति थी और इस बार भी इसी तरह की स्थिति जो है वो रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पड़ोसियों पर खासा जो है उनका फोकस रहता है और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है वो आ रहे हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी इन्विटेशन जो है वो दिया गया है। भूटान के नरेश जो है वो भी आ रहे हैं। अमेरिका से भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है जैक्सन जो है वो आ सकते हैं। तो साफ तौर पर जो विदेशी मेहमान भी है, कई भी विदेशी मेहमान जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से पड़ोसियों पर ज्यादा फोकस रहता है तो अधिक से अधिक पड़ोसी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, वो इस बैठक में आ सकते हैं। जी विनीत, इस वक्त सुपर पावर्स की अगर बात करें तो माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने फोन करके बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार आने के लिए और जैक सुल्लिवन सुपर पावर अमेरिका इस वक्त सपोर्ट में दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आप कहां देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड लेवल पर छवि को? विनीत, क्या आप तक हमारे पास पहुंच पा रहे हैं? विनीत से दोबारा संपर्क करेंगे संभवतः किसी टेक्निकल। जी अंकिता, अपना सवाल फिर से अपना सवाल आप फिर से दोहराइएगा फिर से। विनीत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर पावर कंट्रीज की ओर से बधाइयां मिल रही हैं, खुद व्लादिमीर पुतिन फोन करके उन्हें बधाई देते हैं और उसके बाद सुपर पावर अमेरिका की ओर से प्रतिनिधि उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में पहुंच रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल लेवल पर छवि को लेकर क्या कह रहा है? क्या अभी भी डिसाइसिव पोजीशन में है? जी, निश्चित तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें तो जो बाइडेन ने भी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। साथ ही साथ कई राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनको जो है वो उनको व्यक्तिगत तौर पर फोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें फोन करके बधाई दी। इसके साथ ही साथ कई पड़ोसी मुल्क हैं, कई यूरोपीय देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर बधाई दे रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो
पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा, उसके दौरान उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि रही, उनके कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो है 1-to-1 रिलेशन रहे, व्यक्तिगत संबंध रहे, और इसी कारण जो है हम ये बात समझ सकते हैं कि उनकी ओर से भी जो है लगातार जो है बधाई जो है वो आ रही है। और इसी हम भारत के बढ़ते हुए न सिर्फ आर्थिक दबदबे बल्कि वैश्विक दबदबे के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब हमने बात की, एक बड़ी बात होती है कि अर्थव्यवस्था अगर आपकी मौजूद रहेगी तो वैश्विक जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैश्विक दबदबा तो दिखाई दे रहा है, जो दबदबा है बिल्कुल वैश्विक दबदबा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब की बार जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो दबदबा होना चाहिए था, जो उम्मीद की जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, वो दबदबा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए बीजेपी के लिए चैलेंजेस बहुत हैं और एनडीए की ये जो मीटिंग होने वाली है इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन किस दिन होती है। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए।